प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर M.K. शर्मा, सहआचार्य गणित, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। आज BSc पार्ट द्वितीय गणित वर्ग के छात्रों के लिए सेकंड पेपर अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण के बारे में आज आपसे रूबरू होने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको अवकल समीकरण के बारे में अध्ययन करवाऊँगा और अवकल समीकरण के चैप्टर प्रथम के बारे में मैं आपको आज अध्ययन करवाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको ये बतलाने की कोशिश करता हूँ कि अवकल समीकरण क्या होती है। विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में हमने समीकरण के बारे में अध्ययन किया हुआ है। किसी भी गणितीय व्यंजक को जब बराबर 0 लिख दिया जाता है तो वह एक समीकरण का रूप ले लेता है। अब समीकरण जो होता है, जैसे x + 1 = 0। देखिए विद्यार्थियों, x + 1 एक गणितीय व्यंजक है। इसमें x अज्ञात राशि है और 1 ज्ञात राशि। x + y = 0। विद्यार्थियों, इसको आप देखोगे तो यहाँ पर 2 अज्ञात राशियाँ आ गई। इसी प्रकार से x² + 1 = 0। तीसरे वाले समीकरण को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर व्यंजक अज्ञात राशि 1 ही है, लेकिन घात 2 हो गई। ये सब बराबर 0 लिखने पर एक समीकरण का रूप ले लेते हैं। तो समीकरण में एक अज्ञात राशि, 2 अज्ञात राशि, 3 अज्ञात राशि, कितनी भी राशियां हो सकती है। अरे इसको यहीं रख दे, इसको तो यहीं रख दे। उसमें खाली है क्या चैम्बर वाली की? देखो तो लगा दूंगा हैं? या वो लगा दूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर M.K. शर्मा, सहआचार्य गणित, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। आज BSc पार्ट द्वितीय गणित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सेकंड पेपर अवकल समीकरण एवं आंशिक अवकल समीकरण के बारे में आपको अध्ययन करवाऊंगा। इस पेपर के प्रथम चैप्टर के बारे में आज मैं आपको कुछ बेसिक्स बतलाने जा रहा हूँ, जिसमें अवकल समीकरण क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊँ। विद्यार्थियों, पूर्व में हमने समीकरण के बारे में अध्ययन किया हुआ है। जैसे कोई भी गणितीय व्यंजक जब बराबर 0 लिख दिया जाता है तो एक समीकरण का रूप ले लेता है, अर्थात x + 1 = 0। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर x अज्ञात राशि है, 1 ज्ञात राशि। इसी प्रकार से x + y = 0। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर 2 अज्ञात राशि आ गई, x और y। ऐसे ही x² - 4 = 0। ये भी एक
समीकरण है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि किसी भी तरीके के अवकल संकारक का अर्थात d/dx का कहीं पर प्रयोग नहीं होगा, केवल अज्ञात राशि ही यहाँ पर काम में ली हुई है, x या xy। समीकरण के बारे में विस्तार से हमने पूर्व में अध्ययन कर लिया। आज मैं आपको अवकल समीकरण के बारे में बतला रहा हूँ। देखिए विद्यार्थियों, अवकल समीकरण, ये जो अवकल संकारक होता है d/ds, जिस समीकरण में चर के साथ साथ अवकल संकारक भी उपस्थित होता है, उसको हम अवकल समीकरण का नाम देते हैं। dy/dx को हम क्या पुकारते हैं? dy/dx, इसको विद्यार्थियों हम कहते हैं y का x के सापेक्ष अवकलन। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि y और x यहाँ पर दो चर हैं। x को हम स्वतंत्र चर के रूप में मानते हैं और y को आश्रित चर के रूप में मानते हैं। y में हमेशा x के सापेक्ष परिवर्तन होगा, वृद्धि हो सकती है, ह्रास हो सकता है। तो एक समीकरण जो स्वतंत्र चर एवं परतंत्र चर के अवकल गुणांक के मध्य संबंध को स्थापित करता है, उसको हम अवकल समीकरण के रूप में जानते हैं। अवकल संकारक आपके पास में dy/dx, d2y/dx² अर्थात किन्हीं कोटि का हो सकता है। इस dy/dx में x को हम स्वतंत्र चर तथा y को परतंत्र चर या आश्रित चर के रूप में जानते हैं। अवकल समीकरण में उपस्थित सभी अवकलन गुणांक केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो तो वह साधारण अवकल समीकरण कहलाता है। जैसे dy/dx प्लस xy बराबर 2 sin x, d2y/dx² प्लस 9y बराबर 0, एटसेट्रा। यदि साधारण अवकल समीकरण में परतंत्र चर और उसके सभी अवकलज केवल प्रथम घात के हो तथा परतंत्र चर एवं उसके अवकलजों का गुणनफल विद्यमान नहीं हो तो रेखिक अवकल समीकरण कहलाता है। जैसे d2y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 5y² बराबर 0। यहाँ पर जो हमने परिभाषा लिखी है वो संतुष्ट हो रही है। जब किसी अवकल समीकरण में एक से अधिक स्वतंत्र चर होते हैं तथा इनके सापेक्ष अवकलजों का प्रयोग होता है तो उन्हें हम आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, कुछ उदाहरण यहाँ पर दर्शा रखे हैं। आंशिक अवकल समीकरण को बोलने के लिए आंशिक अवकल संकारक जो है वो del/del x के रूप में जाना जाता है। आंशिक अवकल संकारक आंशिक जो अवकल संकारक है वो del x के रूप में जाना जाता है। del/del
डेल एक्स, ये आंशिक अवकल संकारक होता है। इसमें आप डेल बटे डेल वाई भी कर सकते हो। इसको आप डेल स्क्वायर वाई बटे डेल एक्स डेल वाई भी लिख सकते हो। ऐसा केवल आंशिक के केस में ही संभव होता है। साधारण अवकल संकारक में ऐसा हम नहीं लिख सकते। ये कुछ उदाहरण आपके पास में आंशिक अवकल समीकरण के आपको दिए हुए हैं। इसके बाद में मैं आपको अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, अवकल समीकरण की घात क्या होती है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा परिचय करवाता हूँ। जो भी अवकल समीकरण अपन को दिया होता है उसमें विद्यमान उच्चतम अवकलज की जो कोटि होती है वो ही अवकल समीकरण की कोटि होती है। विद्यार्थियों, जैसा आपको एक उदाहरण में मैं आपको समझा रहा हूँ, एक ये आपके लिए उदाहरण दिया हुआ है। इस उदाहरण को अगर आप देखें और इसकी कोटि के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी कोटि के निकालने के लिए सर्वप्रथम हम अवकल समीकरण के उच्चतम अवकलज को देखेंगे। यहाँ पर उच्चतम अवकलज d2y बटे dx स्क्वायर है और हम ये देखने की कोशिश करें कि यहाँ पर अवकलन कितनी बार हो रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पर 2 बार हो रहा है, तो इसकी कोटि आपके लिए 2 ही अवकल समीकरण की जो कोटि है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे कोई भी अवकल समीकरण उसमें हम उच्चतम अवकलज को देखेंगे। इसके बाद में इसकी घात के बारे में मैं आपसे बतलाऊं तो अवकल समीकरण को अवकलजों के संदर्भ में परिमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाने के उपरांत उसमें उपस्थित सबसे उच्चतम अवकलज की जो घात होती है उसी को अवकल समीकरण की घात कहते हैं। जैसा अंडरलाइन उदाहरण आप देख रहे हो, इसको हमको परिमेयकरण करेंगे, अर्थात इस समीकरण अवकल समीकरण का दोनों पक्षों में हम वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करने पर आपके पास में 1 + dy बटे dx होल स्क्वायर की घात 3 बराबर d2y बटे dx स्क्वायर की घात 2 हो जाएगी। और इसमें जो उच्चतम अवकलज है अर्थात d2y बटे dx स्क्वायर, इसकी घात को देखें तो इसकी घात 2 है, अतः अवकल समीकरण की घात 2 होगी और इसकी कोटि आपके पास में 2 ही होगी क्योंकि अधिकतम अवकलन यहाँ पर 2 बार हो रहा है। अवकल समीकरण के हल के बारे में अब हम थोड़ी सी आपसे चर्चा करें। सबसे पहली बात तो ये आती है कि समीकरण का हल क्या होता है। विद्यार्थी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब हमने अवकल समीकरण को स्टार्ट किया, आपके लिए एक अज्ञात चर का समीकरण हमने आपको बताया, 2 अज्ञात चर के समीकरण भी हमने आपको बताया। अज्ञात चर की जो बात हो रही है, अज्ञात चर में सबसे बड़ी बात देखने की यही है विद्यार्थियों कि जो आपके पास में समीकरण दिया हुआ था x + 1 बराबर 0, यहाँ पर हम अज्ञात राशि अर्थात अज्ञात चर x का मान निकाल देते, बड़े सहज भाव से हम निकाल लेते। हम कह रहे हैं x का मान निकाल देते हैं। ये जो x का मान है
यही समीकरण x+1 का एक हल है। अर्थात अज्ञात चर का वह मान जिसके द्वारा समीकरण संतुष्ट होता है। समीकरण के संतुष्ट से तात्पर्य होता है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होना चाहिए। समीकरण में दाहिना पक्ष सदैव 0 होता है। कोई ज्ञात राशि भी हो सकती है। तो जब आप ये ध्यान में रखें, समीकरण के अंदर हम सदैव बाएं पक्ष को अज्ञात के लिए रखते हैं और दाहिने पक्ष को ज्ञात के लिए रखते हैं। तो जब अज्ञात मानों को समीकरण में रखें और संक्रियाएं संक्रमित होती हैं, उसके बाद में उसका मान दाहिने पक्ष के बराबर आता है, तो वो एक हल बन जाता है। अवकल समीकरण में भी इसी प्रकार से हमको हल ढूंढने पड़ेंगे। और अवकल समीकरण के हल की जब बात आती है तो अवकल समकारक अपना महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर अदा करेगा। तो अवकल समीकरण का एक ऐसा हल जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर संख्या में स्वेच्छ अचर अवकल समीकरण की कोटि के बराबर के स्वेच्छ अचर होते हैं, वह अवकल समीकरण का व्यापक हल या पूर्ण हल या पूर्ण पूर्वक कहलाता है। जैसा मैं अभी आपको बतलाऊं, एक अवकल समीकरण आपको नीचे दर्शाया हुआ है। d2y/dx² प्लस k² y बराबर 0। विद्यार्थियों, इस अवकल समीकरण की कोटि 2 है। तो आगे इसका हमने हल लिखा है y बराबर a cos kx माइनस b sin kx। ये जो a और b जो 2 है, ये इस कोटि के कारण 2 स्वेच्छ अचर हमने यहाँ पर उपयोग में लिए हैं। बाद में त्रिकोणमिति की मदद से इसको इस तरीके से हमने लिखा है। और अवकल समीकरण के जो व्यापक हल होता है, उसमें जो हमारे स्वेच्छ अचर होते हैं, इनको जब हम विशिष्ट मान दे देते हैं और विशिष्ट मान देने के बाद में जो हल हमको प्राप्त होता है, उस हल को हम अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कहते हैं। और एक हल और भी होता है जिसको हम विचित्र हल कहते हैं। अवकल समीकरण का वह हल जो उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त नहीं होता है। मतलब विशिष्ट मान देने पर जो प्राप्त व्यापक हल में विशिष्ट मान देने पर जो प्राप्त होता है, वो तो होता है विशिष्ट। और विशिष्ट मान देने पर भी प्राप्त नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? विचित्र हल कहते हैं। अब ज़्यादा मैं सैद्धांतिक बात नहीं करते हुए अपन को इन सब अवकल समीकरणों को हल करना आना चाहिए। अवकल समीकरणों के हल करने के बारे में बहुत सामान्य सा परिचय आपको कक्षा 12 में दिया हुआ है। आप भौतिकी के अंदर भी इनके हल के बारे में अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, अवकल समीकरण के हल करने के लिए हमको कुछ नियम सिद्धांतों की पालना करनी पड़ती है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बतलाता हूँ, समीकरण m + n dy/dx = 0 या
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण कहलाता है। कौन सा? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर। इसमें जो ये कैपिटल एम और एन जो दर्शाए रखे हैं आपको, ये आपके लिए एक्स और वाई के फलन हो सकते हैं और कोई अचर भी हो सकते हैं। तो प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने के लिए कुछ विशेष रूप होने पर ही इन अवकल समीकरणों को हल किया जा सकता है, जिसमें सर्वप्रथम वह अवकल समीकरण जिसके चरों को सामान्य तरीके से पृथक किया जा सकता हो, अर्थात dx के साथ में केवल x के पद लग जाएं और dy के साथ में केवल y के पद लग जाएं और फिर सामान्य तरीके से समाकलन करके हल कर लिया जाए। तो ये पहली जो विधि है अवकल समीकरण को हल करने की, वो होती है कि चरों को पृथक किया जा सकता। इसको एक उदाहरण की मदद से मैं आपके सामने हल करने जा रहा हूं। अब देखिए, बड़ा रुचि आएगी आपकी इसमें। देखिए, dx के साथ में x अपने आप लग जाएगा और dy के साथ में अपने आप y लग जाएगा। एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e की पावर y साइन x dy बराबर जी। विद्यार्थियों, ये अवकल समीकरण आपको दिया हुआ है। यहाँ इस अवकल समीकरण को आप कुछ सेकंड्स जरा सीरियस होकर देखिए और देखते ही आपको ये पता लग जाएगा कि अगर हम इस अवकल समीकरण के प्रत्येक पद में, जैसा आप dx वाले पद को देखते हो, यहाँ पे e की पावर y प्लस 1 लगा हुआ है अलग से, और जब dy वाले को देखते हो तो यहाँ पर साइन x एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो अगर इस पूरे अवकल समीकरण में हम साइन x इंटू ई की पावर y प्लस 1 से भाग दे देते हैं, तो आप देखोगे कि अपने आप ही dx के साथ में केवल x वाले पद और dy के साथ में केवल y वाले पद आ जाएंगे। और उनके आने के बाद में आप सामान्य समाकलन की प्रक्रिया से इनको हल कर सकते हो। तो ये केवल देखने मात्र से ही आपका काम हो जाता है। ऐसे अनेक सवाल, एक जरा सरल सवाल है, लेकिन विद्यार्थियों एक बात फिर मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि आप ये ध्यान रखना कि आपका समाकलन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप समाकलन करने में अपने आप को अक्षम पाते हैं तो इन सवालों को हल करना आसान नहीं, क्योंकि बीएससी पार्ट सेकंड का काम तो केवल यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आप जैसे ही इसमें भाग दोगे तो आपके पास में cos x बटे साइन x dx प्लस e की पावर y बटे 1 प्लस e की पावर y dy बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा।
अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर सेपरेट हो गए। अब आपको दोनों साइडों में समाकलन करना है। समाकलन करोगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब ये समाकलन आपको स्वयं करना है। आपने खूब अच्छे अध्ययन किए हुए हैं, तो समाकलन के बारे में मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ कि आप बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को सीखने की कोशिश करें। तो ये प्रथम विधि है जिसके द्वारा हम अवकल समीकरण को हल कर पाए। इसी में द्वितीय विधि और काम में हम लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, जो अवकल समीकरण जिसमें जब चर पृथक नहीं हो रहे हैं सरलता से, तो उस विधि को हम तब काम में लेंगे। अगर चर सरलता से पृथक हो जाते हैं तो आप पहली विधि को ही काम में लें, और जब चर पृथक नहीं हो रहे हैं तो हम अवकल समीकरण को समघात करने की कोशिश करते हैं। और उस समघात करने के लिए हम जब अवकल समीकरण में dy/dx अवकल संकारक के रूप में अवकल समीकरण दिया होता है, तो y बराबर vx रख के अवकल समीकरण को समघात बनाने की कोशिश करते हैं। और यदि अवकल समीकरण आपका dx/dy के रूप में परफॉर्म होके आता है, तो उस स्थिति में x बराबर vy रखकर हम इसको समघात करते हैं। इससे क्या होगा कि अवकल समीकरण में बिना अवकल संकारक वाले पद भी y बराबर vx से समघात बन जाएंगे, और dy/dx बराबर हम v प्लस x dv/dx रखेंगे। और उसके बाद में चर पृथक्करण वाली विधि को हम काम में लेंगे और सरलता से सवालों को हल कर लेंगे। एक सवाल के बारे में मैं आपसे चर्चा करूं, बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक हम इसको सीख नहीं सकते। देखिए विद्यार्थियों, एक सवाल दिया हुआ है x² dy x² dy प्लस ब्रैकेट में xy प्लस y² dx बराबर 0। विद्यार्थियों, इस अवकल समीकरण को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर चर सरलता से पृथक नहीं हो रहे हैं। जब चर सरलता से पृथक नहीं हो रहे हैं तो इस समीकरण को हम dy/dx बराबर माइनस xy प्लस y² बटे x² में लिख लेते हैं। विद्यार्थियों, आप समीकरण का दाहिना पक्ष देखें, प्रत्येक पद समघात है। आप यहाँ पर y बराबर vx रखोगे तथा dy/dx बराबर v प्लस x dv/dx रखोगे। आप y बराबर vx तथा dy/dx बराबर ये उपरोक्त समीकरण में जब आप रखोगे, रखने के बाद में जैसे ही आप उसको देखोगे चर सरलता से पृथक हो जाएंगे, और चर सरलता से पृथक हुए तो तुरंत पृथक करके समाकलन कर लीजिए। अंत में आपको v के स्थान पर y/x रखना है। तो ये दो विधियां मैंने आज आपसे चर्चा की है। इन दोनों विधियों से संबंधित उदाहरण
आप करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, आपकी समझ में निश्चित आएगी। नहीं समझ में आए, आप मेरे से, जिस माध्यम से मैं आपके पास में पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी मेरे से इसी माध्यम से पहुंचने की कोशिश करें। मैं आपकी समस्याओं को हल करने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। आज का अध्ययन यही विराम देता हूं। सभी को धन्यवाद।